नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, खान सर का एसएससी जीडी का जो टॉनिक बैच है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा दिए दोस्तों। अब आज हम जियोग्राफिक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हम बताएं दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी टॉनिक बैच के पीडीएफ में खान सर द्वारा दिया गया है। उसको सब हम क्वेश्चन बता दिए हैं 1 से लेकर 150 तक का। अब आज क्वेश्चन हम देखेंगे ज्योग्राफी का, जो कि ये पहला वीडियो है ज्योग्राफी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योग्राफिक क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफिक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जी। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लें हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक, एक मिनट, कह रहा है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों। तारे जहाँ आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं मार्कर। क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रशेखर सीमा, या इंडिकेटर सीमा, या हायल सीमा, या फाउलर सीमा। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, आंतरिक में तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। कह रहा एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तारों का समूह जो होता है क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, आकाशगंगा, या नक्षत्र कहलाता है, या एंड्रोमेडा कहलाता है, या फिर सौर मंडल कहलाता है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका, जो तारों का समूह जो कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र या तारामंडल भी कह सकते हैं दोस्तों, तारामंडल। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। घटते क्रम में लगाना है दोस्तों। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन ग्रह है दोस्तों इसमें से। तो सबसे पहले हम लिखें बृहस्पति। ठीक। उसके बाद शनि आएगा। फिर कौन है दोस्तों, यूरेनस। और इसके पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। 1 नंबर पे आएगा, फिर यह 2 नंबर, यूरेनस तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे पृथ्वी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा दोस्तों, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन हमारा सी होगा दोस्तों। ठीक। अगला कह रहा है 4 नंबर का, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। जिसे देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, या पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, या केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर, या केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं दोस्तों, कि जो दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है, समय बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने, उत्तरी ध्रुव पर, या भूमध्य रेखा पर, या दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर कर्क रेखा पर। सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है तो दिन रात बराबर होता है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है
तो दिन रात की अवधि जो है बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती कहाँ रहती है? शून्य अक्षांश के पास, या 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जो है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, मरु क्षेत्र? तो वो होता है दोस्तों 23 डिग्री अक्षांश के पास। यहाँ ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर या मेटल के नीचे कोण निम्नलिखित से किससे बना है? जो कोण होता है दोस्तों, कोण है जो किससे बना है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, या लोहा से, या फिर सिलिकॉन से। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये बना है आपका लोहा और निकल से दोस्तों, लोहा और निकल से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस देश, किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों जो रेखा हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ऑप्शन आपके सामने, अफ्रीका से, या एशिया से, या उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है दोस्तों, तीनों रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? मध्य भूमि स्थिति का, या अंतरा पर्वतीय स्थिति का, या फिर गिरिपद की स्थिति का, या फिर अनुसमुद्री स्थिति का। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भावर क्षेत्र का उदाहरण है वे गिरिपद के स्थिति का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है, यह ऑप्शन कह रहा है प्लूटोनिक चट्टानें, या वाल्केनिक चट्टानें, या फिर रूपांतरित चट्टानें, या फिर परतदार चट्टानें। तो क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था, एक मिनट देखें, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें कहा जाता था, उन्हें कहा जाता है जो है प्लूटोनिक चट्टानें। क्या ऑप्शन ए होगा, प्लूटोनिक चट्टानें। अगला क्वेश्चन है अपर कोर और लोअर कोर को कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? अपर कोर और लोअर कोर की कौन सी रेखा अलग करती है? ऑप्शन आपके सामने, गुटेनबर्ग, या फिर बी ऑप्शन रेपेटी, सी ऑप्शन कोनराड, या फिर डी ऑप्शन लेहमैन। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों अपर कोर और लोअर कोर को जो अलग करती है उसका नाम है, रेखा का नाम है लेहमैन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनकी उत्पत्ति जो होती किन चट्टानों से होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आग्नेय चट्टानें, या अवसादी चट्टानें, या आग्नेय तथा अवसादी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है दोस्तों वो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? हीलियम गैस, या सल्फर डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल वाष्प। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। पहले सबसे ज़्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, या प्रसुप्त ज्वालामुखी का, या शांत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी के क्षेत्र के पठार का। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मौना लोआ जो उदाहरण है वो सक्रिय ज्वालामुखी का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण की स्थिति में होने पर क्या होता है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? समुद्र जल ऊपर उठता है, या दीर्घ ज्वार आता है, या लघु ज्वार आता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 16 का सही आंसर जो होगा दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक समकोण पर होते हैं तो जो है लघु ज्वार आता है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, लघु ज्वार आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखा जो होती है क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? समान वर्षा, या समान ऊंचाई, या समान हमताप, या समान धूप। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, आइसोहेल रेखा जो है वो दर्शाती प्रदर्शित करती है आपका समान धूप को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान जो है किससे संबंधित है दोस्तों? क्रास्ट स्थलकृत से, या मरु स्थलीय स्थलाकृत से, या फिर हिमानी स्थलाकृत से, या समुद्री तरंग स्थलाकृत। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मशरूम चट्टान जो है वो संबंध आपका है दोस्तों मशरूम चट्टान का मरुस्थलीय स्थलाकृति से। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों 18 है ब्लैक फॉरेस्ट। कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट तथा साल्टरेज नामक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है? कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट तथा साल्टरेज नामक की पहाड़ी जो है किस प्रकार की पहाड़ी है? बलित पर्वत की, या ज्वालामुखी पर्वत की, या भ्रांसोत्थ पर्वत की, या अपशिष्ट पर्वत की। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट तथा साल्टेज नामक की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी है दोस्तों भ्रांसोत्थ पर्वत की। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कह रहा वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता जो है अधिक होती है? किस मंडल दोस्तों? वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता जो होती है अधिक होती है? क्षोभ मंडल में, या फिर आयन मंडल में, या समताप मंडल में, या बहिर्मंडल में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, हाइड्रोजन तथा हीलियम की जो अधिक मात्रा होती है वो होती है बहिर्मंडल में दोस्तों, जो कि दोनों हल्की गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 गर्म धाराएं हैं? गर्म धाराएं कौन है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम, या क्यूमराइल, क्लोरेशिया, या फिर बी ऑप्शन है क्लोरेशियो, या क्यूराइल, या कैलिफोर्निया, या फिर सी ऑप्शन है क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, या फिर डी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गर्म धाराएं जो है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील, ये गर्म धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो जलवायु और भूगोल के विषयक तथ्यों पर विचार करना है। नंबर 1 पहले का संघनन, या फिर उच्च ताप एवं वर्षा, पर्वतीय वर्षा, या ऊर्ध्वाधर वर्षा।
पहले क्या होगा दोस्तों, पहले आपका होगा नीचे ऑप्शन दिए गए गर्जन मेघ इनमें से किस किस तथ्य के कारण होते हैं। गर्जन जो मेघ है किन किन तथ्यों के कारण होते हैं, तो इसमें जो है संघनन भी होगा, उच्चतापीय वर्षा, परवर्ती वर्षा, ऊर्ध्वाधर वर्षा, इनमें से सभी होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नेफोमीटर निम्न में से किसका मापक किया जाता है। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है दोस्तों, वर्षा की मात्रा को, या फिर बादलों की दिशा एवं गति की, या फिर सागरीय लवणता की मात्रा, या उपयुक्त सभी। जो नेफोमीटर होता है उससे दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते 24-25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 है दोस्तों आपके सामने, कह रहा पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है उनका प्रकार क्या है, सदाहरित है, या अल्पपाइन है, या फिर सवाना है, या फिर पर्णपाती। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, पश्चिमी घाट पर जो पाई जाती है वनस्पतियां वो सदाहरित होती हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कितने प्रकार की पाई जाती हैं दोस्तों, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है, खादर नाम से, या फिर बांगर नाम से, या कल्लर, या फिर रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर जो पूछा है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों और दूसरे नाम से बांगर के नाम से। और खादर की बात करें दोस्तों, खादर जो है नई मिट्टी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 28 नंबर की, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या होती है। सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या चिकनी मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सारण, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण जो सिंचाई नहर है कहाँ से निकलती है, किस नदी से, सोन नदी से, या गंगा नदी से, या कोसी नदी से, या फिर गंडक नदी से। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सारण जो सिंचाई नहर निकलती है वो गंडक नदी से निकलती है। नदी घाटी परियोजना या उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों, ये हमें पहचान करना है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, हाँ सही है दोस्तों, यह उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी, ये कहाँ है, गुजरात में, ये भी सही है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, पंजाब में, ये भी सही है। अगला है नागार्जुन सागर बांध परियोजना गोदावरी नदी, तो यह गोदावरी नदी पर नहीं है दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तुलबुल परियोजना संबंधित है। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है, ब्यास नदी से, या रावी नदी से, या झेलम नदी से, या फिर सतलज नदी से। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सी है दोस्तों, जो जुलाई में बोई जाने वाली फसल है वो खरीफ फसल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने जौ, चना, चावल, या फिर गेहूँ। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, खरीफ फसल का मतलब जुलाई उलाई गर्मी में सीजन में बोया जाने वाला, तो उससे कहेंगे चावल। ठीक दोस्तों, धान की खेती जो है गर्मी में शुरू होती है दोस्तों, जुलाई में बोया जाता है, उसके बाद खरीफ फसल कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है।
भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है कौन से? चावल है या गेहूं है या गन्ना है या फिर चना है? तो सही आंसर जो होगा खाद्य फसल जो है वो चावल है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति आपके दोस्तों वो मांस उत्पादन से है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को भारत का रूर कहा जाता है? गोदावरी नदी को या महानदी घाटी को या फिर दामोदर घाटी को या नर्मदा घाटी को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों भारत का रूर कहा जाने वाला है दामोदर घाटी को। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित करा भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं? दोस्तों जो तेल के भंडार हैं किस चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में या फिर अवसादी चट्टानों में या फिर कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों खनिज के तेल मुख्यतः जो है अवसादी चट्टानों से पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मिलान करना दोस्तों, मिलान करना है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? दोस्तों तारापुर जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो महाराष्ट्र में है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। और सॉरी ऑप्शन चौथे पे मिलेगा। फिर कह रहा है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो रावत भाटा जो है दोस्तों यह है आपका गुजरात में, सॉरी ये रास्ता आपका है राजस्थान में। रावर भाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो है राजस्थान में है। और काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये गुजरात में है आपका। बचा कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, तो ये है कर्नाटक में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का चौथा, दोस्तों छोटा कर लें, पहले का चौथा मिलेगा। पहले का चौथा कौन है? ऑप्शन सी में सिर्फ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जो राउरकेला है दोस्तों, राउरकेला में लौह इस्पात का तो किसके सहयोग से किया गया है? जर्मनी के या फिर ब्रिटेन के या रूस के या फिर जापान के? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों राउरकेला में जो लौह इस्पात का संयंत्र की स्थापना किया गया था वो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ऑप्शन ए होगा। और ब्रिटेन के सहयोग से जो किया गया दोस्तों दुर्गापुर का किया गया था जो पश्चिम बंगाल में है। और रूस के सहयोग से जो है बोकारो का झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? नेपानगर जो है स्थित उसमें सबसे बड़ा महत्व उद्योग कौन सा है दोस्तों? मशीनी औजार का, सीमेंट उद्योग का या फिर चीनी उद्योग का या अखबारी उद्योग का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों नेपानगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो अखबारी उद्योग का है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी दोस्तों? 1853 में या फिर 1854 में या 1856 में या फिर 1861 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों भारत में रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी आपका दोस्तों 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा तट कह रहा दोस्तों भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध
सुरक्षित बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह है, या विशाखापट्टनम, या मुंबई, या पारादीप? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है विशाखापट्टनम। ठीक। और कांडला बंदरगाह दोस्तों है सबसे बिजी बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह की बात करें तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1861 में, या फिर 1872 में, या 1881 में, या फिर 1882 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया गया दोस्तों? कब से 10 वर्ष पर, हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी दोस्तों? कब से शुरू किया गया था? 1872 में, या फिर 1881 में, या फिर 1891 में, या 1901 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, कब किया गया था? ये किया गया था 1881 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? केरल का, हरियाणा का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? बिहार में, या झारखंड में, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मुंडा जो है, मुंडा जनजाति है जो झारखंड में निवास करती हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। मुंडा, सांथला, हो, ये सब झारखंड में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, या संथाल जनजाति, या फिर थारू जनजाति? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है दोस्तों गोंड जनजाति मानी जाती है। और थारू जनजाति जो है दोस्तों, यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीकी है? सबसे अधिक नज़दीक कौन है दोस्तों? शनि है, बुध है, या फिर बृहस्पति है, या फिर शुक्र है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिकतम नज़दीक जो है वो है शुक्र की है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? आकाश का रंग कैसा दिखता है दोस्तों? काला दिखता है, नीला दिखता है, या धूसर, या फिर लाल दिखता है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका काला दिखता है। एक उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष के जो आकाश का रंग है काला दिखता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कह रहा है खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई क्या है दोस्तों? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी को केंद्र तक की मध्य दूरी को, या फिर सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की मध्य की दूरी, या फिर सूर्य के पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी, या सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी। कितना है दोस्तों? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है काल्पनिक अपने अक्ष पर घूमने को क्या कह लेते हैं दोस्तों? परिभ्रमण कहते हैं, या फिर कक्षा कहते हैं, या घूर्णन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों पृथ्वी
उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। ठीक दोस्तों, आज क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।